जो हमारा पुलिस स्टेशन है वो महिला विरुद्ध जितना भी क्राइम है वो सारा क्राइम देखता है। मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस 498 का क्राइम सबसे ज़्यादा रजिस्टर होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारा गुड़गांव है वो साइबर सिटी जाना जाता है। साइबर सिटी में जो लोग रह रहे हैं वो बाहर से आके रह रहे हैं। बाहर से आने के कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल लोग भी हैं, उच्च लेवल के भी हैं, उससे हाई लेवल के भी हैं, तो हर उसका ना अलग से वो है। तो जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं वो मिडल वर्ग की ज़्यादा आती हैं। और उनकी कंप्लेंट यूजुअली होती क्या है? क्या होते हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, और रोज़ के झगड़े डोमेस्टिक वायलेंस की भाषा कब ले लेते हैं? मैम, रोज़ के झगड़े डोमेस्टिक वायलेंस की भाषा तब ले लेते हैं जब हमारा रोज़ किसी ना किसी बात को एक ही सेम चीज़ के ऊपर तकरार होनी शुरू हो जाती है। सपोज़ करो कि जैसे मान लो जब जो मिडल वर्ग के लोग हैं वो दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग हैं। वो किसी भी तरह के हो सकता है सेम जॉब भी करते हो या अलग अलग प्लेस पे भी जॉब कर रहे हैं। जब वो जॉब से वापस आते हैं तो उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो टेम्पर्ड हो के आते हैं। आते ही बच्चे ने कुछ चीज़ मांग ली, या सास ने कोई चीज़ मांग ली, या पति ने कोई चीज़ मांग ली, या फिर वाइफ ने अपने पति को कुछ चीज़ बोल दिया, तो उस चीज़ों पे वो टेम्पर हाई हो जाते हैं। फिर वो छोटे छोटे झगड़े बड़े झगड़े बन जाते हैं जो फिर पुलिस स्टेशन आते हैं। और पुलिस स्टेशन आने के बाद यूजुअली जो लेडीज़ हैं या उनके साथ जो फैमिली है, उनकी क्या मांग होती है? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन? मैम, उनका ये नहीं होता कि वो ये चाहती है कि हमारे इसके खिलाफ एक्शन हो या एफआईआर हो। वो चाहती है कि मतलब इस चीज़ को शॉर्ट आउट कराया जाए, कि उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। मतलब वो एज ए काउंसलर उनको कोई ना कोई होना चाहिए जो उनकी बात को समझ सके। जब हमारे पास कोई भी कंप्लेनेंट आती है तो हम दोनों पार्टियों को बुलाते हैं। दोनों पार्टियों को बुला के सबसे पहले उन दोनों की प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि आपको क्या इशू है, आपको क्या इशू है। फिर वो अपने अपने जैसे इशू बनाते हैं, तो दोनों पार्टियों से फिर पहले हम अलग अलग पूछते हैं, फिर हम दोनों को साथ बिठा के पूछते हैं। जब साथ बिठा के पूछते हैं तो वो चीज़ें वो बताते हैं कि जब आपने ये चीज़ बोली तो मैं इस चीज़ में था, या वो लेडी बोलती है कि जब आपने ये चीज़ की तो मैं ये चीज़ में व्यस्त थी, या कोई भी रीज़न वो देती है। तो फिर जो उनके दिमाग का एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होती है वो दूर हो जाती है। वो एक काउंसलिंग में तो नहीं कर पाते हम, 2 3 काउंसलिंग तो मैंडेटरी है, हम करते ही करते हैं। लेकिन जहाँ हमें चांस लगता है कि हाँ ये घर बच सकता है, मतलब ये आगे आराम से लाइफ को करेंगे, तो उसमें हम 5 5 6 6 काउंसलिंग भी करा देते हैं। और मैम, ये जो घर बसने की डिज़ायर है, ये उनकी भी होती है कि ये हमें लगता है कि सबसे सही रिस्पॉन्स है? मैडम, जब फर्स्ट टाइम कंप्लेनेंट आती है तो उसको नहीं लगता कि मेरा घर बसेगा। उसको यही लगता है उस टाइम तो कि मैडम मेरी एफआईआर दर्ज करो और मुझे ये कर दो वो कर दो। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें, जहाँ पे शादी का मामला आ जाता है, तो ये कह रखा है कि भाई 3 काउंसलिंग तो मैंडेटरी हैं। उसके बाद आप मीडिएशन भेजोगे, मीडिएशन में भी 3 काउंसलिंग होती हैं। देन उसके बाद हमारे पास आती है, उसके बाद भी हम 1 या 2 काउंसलिंग करते हैं, फिर हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम वो हमारे पास आते हैं तो बहुत दोनों ही पार्टियां बहुत गुस्से वाली होती हैं। लेकिन जब 2 3 काउंसलिंग होती है तो जो जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दूर हो जाती है। और फिर लास्ट में जैसे हम समझाते हैं कि भी जब मान लो हमने शादी को ख़त्म कर भी दिया, उसके बाद भी होगा क्या? अब कोई तो लाइफ पार्टनर चाहिएगा, दोनों को ही चाहिएगा, लड़के को भी चाहिए लड़की को भी चाहिए। तो ये क्या गारंटी है कि वो बहुत अच्छा होगा अगले वाला? तो जब उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, जब प्रैक्टिकली आदमी सारी चीज़ें सोचता है, तो फिर उसको लगता है यार मैं यहीं ठीक हूँ, और जो छोटी छोटी बातें होती है उनको रिजोल्व कर लेते हैं। और मैम, जो डीवी के केसेस होते हैं उसमें यूजुअली स्टोरी क्या होती है? ये इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, या अल्कोहल की प्रॉब्लम है, या फाइनेंस की? तो इंटरकास्ट मैरिज इतना नहीं है मैम, एल्कोहल ज़्यादा है, और सास बहू के, देवर जेठ के, ननंद के, ये ज़्यादा इंटरफेयर है। और मैम, एक बिकॉज जस्ट इट गिव्स एवरीबॉडी अ बैड नेम, थोड़ा सा ये जो है कि women आर, दे हैव टू मेनी राइट्स, दे आर टू एम्पावर्ड, ऐसे बोलते हैं, बिकॉज मिसयूज के भी केसेस होते हैं। आप उसमें थोड़ा बताएंगे कि क्यों मिसयूज होता है और किस फॉर्म में मिसयूज किया जाता है? मैम, मिसयूज़ का कारण ये रहता है कि लड़की ने एफआईआर दर्ज करा दी। अब जो लड़कियां एफआईआर दर्ज कराती हैं वो बहुत अच्छे घरों से नहीं होती। अब उनको दूसरी पार्टी जो 306 जो रेप के केस में अंदर गई हुई है, वो अपनी तरफ से प्रेशर डालना शुरू कर देती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हम ये कर देंगे, आप ये कर लो, हम ये कर देंगे। जब यहाँ पे स्टेटमेंट आती है तो फिर लड़की हॉस्टाइल हो जाती है। कई केसेस में लड़की हॉस्टाइल हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे, कितने प्रपोर्शन होते हैं जेन्युइन और कितने होते हैं जो जेन्युइन नहीं होते हैं? मैम, ये नहीं कह सकते कि जेन्युइन कितना है। मेरे पास तो जो भी विक्टिम आया वही जेन्युइन है। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है कि ये जेन्युइन था या नहीं था। और मैम, रेप के केसेस आपको किस टाइप के आते हैं और उनमें यूजुअली क्या पैटर्न होता है? मैम, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर रेप का केस अलग स्टोरी होती है। किसी भी केस को मैं किसी से सिमिलर नहीं कर सकती।
कई बार तो ये होता है कि एक्चुअल में मतलब भाई लड़की कहीं गई थी या किसी दोस्त ने पार्टी में बुला लिया, गई वो एज ए पार्टी में सिर्फ पार्टी एंजॉय करने के लिए थी, उसके साथ गलत हो गया, या कुछ और भी रीजंस हो सकता है। कई हमारे पास आते हैं लिविंग के जो लिविंग में रहते थे, 4 साल 5 साल लिविंग में रहे, फिर लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, अब लड़की कहाँ जाए, वो भी हमारे पास रेप के केसेस आते हैं। अच्छा, जैसे लिव इन में अगर अच्छा तो लड़की को होप है कि 4 साल 5 साल बाद शादी हो जाएगी, और अगर लड़का मना कर देता है तो एक रेप स्ट्रेटजी होप जैसे नहीं हो मैम, जाता है। वो रही उस मतलब उसके साथ लिविंग में इसलिए रह रही थी कि उसको वादा कर रखा था कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा। हाँ। भाई अभी मैं इस कंडीशन में ही नहीं हूँ, या मेरी अभी जॉब इतनी वो नहीं चल रही थी, उसके बाद मैं जब इस चीज़ पे इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा फिर हम शादी कर लेंगे। फिर एक मोड ऐसा आता है, कई केसेस में तो ये होता है कि लड़का अच्छा खासा कमाने लग गया, या ये ऐसा नहीं कि लड़के के साथ ही होता है, कई बार ये भी होता है कि लिविंग में रह रहे थे, लड़की बड़ी अच्छी उस पर चलेगी पोस्ट पे, फिर उसने लड़के को छोड़ दिया। मैम हमारे रिसर्च में एक अफेयर्स का भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे माइग्रेंट कॉलोनीज में भी जहाँ सब इतना साथ साथ रहते हैं, और ये गेटेड कॉम्प्लेक्सेस में भी जहाँ इतना साथ, और वर्क प्लेसेस में भी, सो अफेयर इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम टू कॉज डोमेस्टिक ट्रबल। तो ये आप भी सुनते हैं क्या? उसका रीज़न ये है कि मैम सबसे बड़ा रीज़न हमारा फ़ोन है। आज के दिन 8th क्लास के बच्चे के पास भी फ़ोन है। मतलब जब बच्चा टीनेज में आता है, 10th 11th 12th में आता है, ऐसा नहीं कि 10th 11th 12th की तो मैं आपको छोटे लेवल की बता रही हूँ, ये सब मतलब उससे भी हाई उस पर चल रहा है। तो जब आदमी फ्रेंडशिप के सर्कल में आता है, पहले तो फ्रेंडशिप होती है, उनको नॉलेज नहीं होती क्या होता है, फिर वो पेरेंट्स तक पहुंच जाती है, वो कोई ज़्यादा दिन तो छुप नहीं सकती। जब वो पेरेंट्स तक पहुंचती है, फिर पेरेंट्स को गुस्सा आता है, फिर वो FIR के लिए भागते हैं। पेरेंट्स फिर एफआईआर के लिए भागते हैं? यस मैम, पेरेंट्स ज़्यादा भागते हैं। पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें, समझ में आया? मैम पेरेंट्स का रोल ऐसे है जैसे अब छोटी बच्ची है घर में, 10वीं क्लास में, मेरे सामने केस था अभी पीछे, 10वीं क्लास में लड़की है या 11th में लड़की है, उसका अफेयर हो गया, +1 उसी की क्लासमेट से हो गया या सीनियर से हो गया। अब जब पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरी बेटी का अफेयर है, वो कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरी बेटी का अफेयर है। उनको लगता है कि उस लड़के ने मेरी बेटी के साथ गलत किया, जबकि दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, दोनों ही सेम वो चीज़ करें, दोनों ने बराबर किया है, लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारी लड़की के साथ गलत हो रहा है। तो फिर वो लड़की के थ्रू कंप्लेंट करवाने की कराते कोशिश हैं। करते हैं। एंड मैम एक ऐसे थोड़ा और जनरल क्वेश्चन कि गुड़गांव इतना बदल रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, बट आपको लगता है कि किस किस तरह से थोड़ा गलत रास्ते पे भी जा रहा है? मैम साइबर हब है, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन शहर है, जैसे हमारे यहाँ पे लेबर तबका भी है, और जो रूरल से आते हैं, रूरल से आके वो अर्बन में आ गए। अब साइबर हब है तो यहाँ पे मतलब पैसा कम है, शौक बहुत ज़्यादा है, वो पूरा करने के लिए आपको गलत, क्योंकि जो पैसा आप कमा रहे हो उससे पूरा नहीं हो सकता, उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अर्न करना पड़ेगा, फिर वो गलत रास्तों पे चलते हैं। तो मैम इन गलत रास्तों में लड़की कैसे फंस जाती है? मतलब ये सब तो लड़का लड़की दोनों में ही हो सकती है। दोनों में ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा असर लड़कियों का, हमारे पास तो अब मेरा प्ले स्टेशन ही वुमेन प्ले स्टेशन है, तो यहाँ पे वुमेन्स का ही क्राइम आता है, तो लड़कियाँ ही हमारे पास आती। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ क्राइम नहीं होता, लड़कों की भी हमारे FIR दर्ज होती है, पोक्सो के केसेस हमारे पास बहुत होते हैं लड़कों के, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते। और ऐसा नहीं है कि वो कंप्लेंट सिर्फ रेप की हो या पोक्सो के उसमें हो, वो कंप्लेंट किसी भी तरीके की हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे थेफ्ट वगैरह की भी कंप्लेंट्स हाँ, बहुत होती है, बहुत होती है। एंड एक थोड़ा बस जो आप मुझे पहले समझा रहे थे कि वन स्टॉप सेंटर और पुलिस स्टेशन में क्या फ़र्क है, एंड क्यों पहले ज़रूरत थी कि वुमेन्स पुलिस स्टेशन बना जाए और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर के लिए भी? मैम पहले वुमेन्स पुलिस स्टेशंस भी इसलिए बनाए गए थे कि जो महिला है वो जब कॉमन जनरल पुलिस स्टेशंस में जाती थी तो उनको यूँ लगता था कि जैसे, क्योंकि वहाँ जाते ही सबसे पहले आपको एक जेंट्स के सामने ही अपनी बात रखनी पड़ती थी, तो कंफर्टेबल नहीं होती थी अपनी बात रखने में कि मैं ये बात बताऊँ या ना बताऊँ, तो वो अपनी पूरी बात नहीं बता पाती थी। और पहले हर पुलिस स्टेशन में महिला भी पोस्ट, आजकल तो हमारे पूरे हर पुलिस स्टेशन में एक जेंट्स पुलिस स्टेशन में भी महिलाएं ज़रूर मिलेंगी, पहले नहीं होती थी। तो उन सारी चीज़ों पे सर्वे होकर के लास्ट में कंक्लूजन निकाला गया कि इन महिलाओं के लिए हम अलग से एक पुलिस स्टेशन बनाएं, महिला पुलिस स्टेशन, ताकि लड़कियां अपनी कंप्लेंट कर पाएँ, उनको न्याय मिल सके। और मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा विचार था जो ये बना। और एक्चुअल में अगर हम आज का रजिस्ट्रेशन देखें महिलाओं का, 2015 में महिला थाने खुले थे, और उससे पहले का जो रजिस्ट्रेशन है और अनदर पुलिस स्टेशन का देखें तो मतलब उसमें आपको पता चल जाएगा एनालिसिस से कि पहले कितना रजिस्टर होता था और अब कितना रजिस्टर हो रहा है। आप कह रहे हैं केसेस की रिपोर्टिंग बढ़ी है? हाँ जी,
वो बढ़ने का कारण ये है ना कि क्योंकि जनरल पुलिस स्टेशन में तो महिलाएं जाती नहीं थी, और वुमेन पुलिस स्टेशन आ गया तो उनको लगता है कि महिला थाना है, महिला होगी तो मेरी बात को समझेगी भी, उसको समझ भी आएगा। रिपोर्टिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि FIR दर्ज होती है, रिपोर्टिंग है। एंड एक मैम, क्योंकि ये हम सब जानते हैं गुड़गांव की एक थोड़ी रेपुटेशन है कि ये अनसेफ है सिटी यहाँ पे, मतलब हमेशा वो हेडलाइंस उसी तरह की आती हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? हम हमारी रिसर्च में फाइंड कर रहे हैं कि कई बार ये जो अनसेफ है ये थोड़ा माइंड में ही है। नहीं, माइंड में ही है मैडम, अनसेफ नहीं है। हम भी जैसे निकलते हैं, हम रात को भी निकलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं पुलिस वाली हूँ मैं हमेशा ही पुलिस की गाड़ी में निकलूंगी, हम अपनी प्राइवेट गाड़ी में भी निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अनसेफ है। और आजकल तो हमारे यहाँ पे ERV गाड़ियाँ हर मोड़ पे खड़ी हैं, मतलब उनके पॉइंट बनाए हुए हैं जो डायल 112 हम करते हैं। तो आप वैसे भी अगर एक प्रैक्टिकली भी मतलब करके देखना चाहो आप, तो आप कहीं पे भी 112 एक बार डायल करना, आपको विदिन 5 मिनट्स आपके पास पुलिस पहुँच जाती है। बट जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ तो मुझे भी ये बात गुड़गांव की बहुत अलग लगती है कि जहाँ जहाँ वहाँ गेट है, जहाँ जहाँ CCTV कैमरा है, मतलब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं यहाँ पर? मैम, CCTV कैमरे का तो रीज़न ये है कि यहाँ पे चोरी की, स्नैचिंग्स की ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के लोग रह रहे हैं। मतलब ये साइबर हब इसीलिए कहा जा रहा है इसको, कि साइबर हब का मतलब ये नहीं कि साइबर सिटी, इसलिए साइबर हब का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको, जैसे हम यूँ नहीं कहते A से Z, तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। तो और यूजुअली कौन होते हैं, हु आर द क्रिमिनल्स? मैम, क्रिमिनल्स के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके दिमाग में कोई चीज़ चलेगी वही क्रिमिनल हो सकता है। पर शाम पड़ते ही आपको शहर में कोई लेडीज दिखती ही नहीं है, तो वो तो यहाँ नहीं डर के मैडम, अंदर बैठती नहीं हैं मैडम, या नहीं क्या? मैडम, आप ये नहीं कह, आप अगर MG रोड पे जाओ, हमारे वहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, क्लब्स भी हैं, आप देखना वहाँ पे रात को 2 बजे तक भी महिलाएं होती हैं, और खुद मेरी महिला पुलिस भी होती है, और वहाँ पे हमारी दुर्गा शक्ति भी होती है। मतलब पुलिस की तरफ से भी बहुत सारे एफर्ट ऐसे किए गए हैं कि मतलब महिलाओं को कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। एक फाइनल क्वेश्चन, हम समझना चाहते हैं कि गुड़गांव में जो हो रहा है उसको हम अर्बनाइजेशन से कैसे लिंक कर सकते हैं, ऐसा मैं उसको बताती हूँ बताइए। मैम, उस एक तो मेन सबसे कारण ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो कंपनीज में काम करते हैं, लगभग कंपनी में वर्किंग लोग हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ही काम करते हैं। वो हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन उनकी छुट्टी, सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। वो 5 डे वर्क करके सैटरडे संडे दोनों ही क्लब में, बार में कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। दोनों ही पार्टियां मोस्टली हम जो देखते हैं, वो जब वहाँ जाते हैं वहाँ वो ड्रिंक भी करते हैं, ड्रिंक करके स्मोकिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है। फिर वो उनके, जब तक वो लिमिट में रहते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद उनके फिर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। आपने मुझे ऐसा किया, आपने उस दोस्त के सामने मुझे ऐसा किया, आपने ये कर दिया, तो फिर वो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं।